नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। हम आज लोग यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कहानियों का वाचन कर रहे हैं। इस कहानी में आज हम लोग कहानी संख्या 7, इसके पहले हम लोग 6 कहानियों का वाचन कर चुके हैं। जो लोग न देखे हों उन सारे कहानियों को जा कर के चिंतन क्लासेज पे सब कहानियाँ पड़ी हुई हैं, उसको जा कर के आप लोग देख सकते हैं। यह सारी कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या नेट के एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। जो कहानी अगर विस्तार से पढ़े हैं उन लोगों, अगर जो लोग पढ़े हैं इस कहानियों को, अगर यहाँ से प्रश्न आएंगे तो आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस कहानी को अगर आप पूरा सुन भी लेंगे 2 बार 3 बार तो इससे प्रश्न बाहर कैसे बनेंगे। जैसे कि क्या होता है कि जो कहानियों से या उपन्यासों से या किसी से प्रश्न बनते हैं तो उसके पात्रों को लेकर बनते हैं, कथन से लेकर बनते हैं। तो अगर आप पूरी कहानी अगर पढ़े हैं, सुने हैं तो उसके पात्र आपको याद हो जाएंगे और कौन पात्र क्या कहा है यह भी आपको पता चल जाएगा। तो जो भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 6 कहानियों का वाचन कर चुके हैं। आज कहानी संख्या 7 है, जो कि परिंदे निर्मल वर्मा द्वारा लिखित यह कहानी है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। परिंदे कहानी का जो प्रकाशन था वह 1960 ईस्वी में हुआ था और इसको नामवर सिंह ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। परिंदे को नामवर सिंह ने हिंदी का प्रथम कहानी माना है। देखिए परिंदे कहानी में क्या है, मैं 2 लाइन में इसको बताता हूँ कि इस कहानी का जो केंद्रीय तथ्य है वह मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। यानी इसमें जो भी पात्र हैं वो सब अकेलेपन से घिरे हुए हैं। सभी पात्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इस कहानी का नाम परिंदे रखा है। और इस कहानी में जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, पात्रों में लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, विद्यार्थी सुधा और जैली, गिरीश और करीमुद्दीन, ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। देखिए यूजीसी नेट में जो अभी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला था। उसमें डायरेक्ट पूछा था कि लतिका और डॉक्टर मुखर्जी किस कहानी के पात्र हैं। तो इस कहानी के जो ये सब पात्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको सारे पात्र आगे मिल जाएंगे। कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसको हम लोग हो सकता है 2 या 3 पार्ट में कवर करें पूरा। तो सारे इस कहानी को बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को आप लोग अवश्य इसका वाचन पूरा सुनिएगा और यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को हर एक एग्ज़ाम में, किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे इसके सन को लेकर मिल जाए, चाहे इसके लेखक से, इसके कथन से या इसके पात्र से, कहीं न कहीं से आपको 1-2 प्रश्न यहाँ से अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। परिंदे कहानी, लेखक निर्मल वर्मा। एक बार इनके पात्रों को फिर से देख लीजिए। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, विद्यार्थी सुधा और जौली, गिरीश और करीमुद्दीन, इसके महत्वपूर्ण ये सब पात्र हैं। प्रारंभ करते हैं हम लोग कहानी। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर
अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकी लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया। मैडम, यह सुधा का कमरा था। यानी कि जब लतिका पूछी कि कमरे में अंधेरा क्यों है, तो एक लड़की उधर से आवाज़ देती है कि लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था। यानी कि यह किसका कमरा था? सुधा का था। वह उधर से बोल रही थी। सुधा भी इस कहानी की एक महत्वपूर्ण पात्र है, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? देखिए, करीमुद्दीन भी इसका पात्र है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पात्र हैं। एग्जाम में कई बार आप देखेंगे, यूजीसी नेट का अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से पात्र आपको कई बार पूछे गए हैं और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे गए हैं। और टीजीटी पीजीटी बदलते हुए परीक्षा पैटर्न में भी टीजीटी पीजीटी में भी पूछने के पूरे चांस हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके जो पात्र हैं। तो लतिका कह रही है कि तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहते रहे तब तो। ये कौन कह रहा है? तो यह सुधा कह रही है। सुधा इसलिए कह रही क्योंकि वह कमरा उसी का था। जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे उनको पता होगा कि अक्सर लड़कों का जमघट लगा करके और रात में वो सब हालचाल करते रहते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर भी यह प्रक्रिया चल रही है। आगे देखते हैं। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। तो करीमुद्दीन कौन था? तो जो हॉस्टल था उसका नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी। कौन? लड़कियां। आसपास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? तो देखिए, जूली भी इस पात्र है। आप याद रखिए, पात्र को आप लोग बराबर याद रखिएगा। तो लतिका कह रही कि जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर, और कुछ आगे कहना चाहती लेकिन शांत हो जाती है। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी।
हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब यह पतझड़ और गर्मियों का घेरा पाकर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग पूरे कहानी को पढ़िएगा। ये कहानी मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इंटर क्रॉस किया था 2006 में, तो हमारे भाई साहब पढ़ते थे बीए में, उनके पास एक कहानी थी परिंदे। उसी समय का एक कहानी मैं पढ़ा था। फिर बाद में मैं बीए और एमए में भी पढ़ा और पीएचडी के दौरान तो इसका मैं पूरा वाचन ही किया था। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। आगे देखते हैं हम लोग। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी और शायद पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, ये सब लड़कियां कर रही हैं लतिका से। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शाल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। देखिए, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट, ये भी इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं। कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ते ही उनकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। तांबा का रंग देखें ना आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग, ये परिंदे जो कहानी है, इसमें परिंदे का अर्थ क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। हम
आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि जो परिंदे जो कहानी है निर्मल वर्मा द्वारा लिखित, तो इसमें परिंदे का क्या अर्थ है, आप लोग कमेंट करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने ओठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झूला दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। आगे, मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आँखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। कौन? तो वह मुखर्जी। आ बसे थे। आगे देखते हैं। वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में भी एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। किसकी बात हो रही है? तो डॉक्टर मुखर्जी की। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा। यह कथन किसका है कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा? तो परिंदे कहानी में यह कथन डॉक्टर का है, याद रखिएगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आँखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बूझी हुई हंसी। आगे बढ़ते हैं। होम सिग्नेचर ही एक ऐसी बीमारी है होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर
टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घेरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साँय दूर दूर तक फैली। पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने? ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिडेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेज गिरीश नेगी है। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण, कुछ और आगे कहना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं। उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उन्नीदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ पकड़ने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक ले कर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। तुम क्यों जा रहे हो भाई? तुम उठ जाओ। गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल की छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नोक्टर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घूमने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियाँ भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हों। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरफ वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी
क्या वह बूढ़ी होती जा रही है? उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। देखिए, मिस वुड भी इसका एक पात्र है। पोपला मुंह, आँखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते थे। किसे? तो मिस वुड को। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। यह कौन सोच रहा है? तो लतिका। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो यह कौन सोच रहा है? लतिका। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगता है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। कौन? लतिका। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में गिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है कि मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र ही भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियत में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलासोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। जंगला का मतलब कि वो जो खिड़की होती है उसी को बोला गया कि जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुनून अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान
जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। तो कौन देखने लगा? ह्यूबर्ट। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी से इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये कहानी थोड़ी लंबी है, इसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 भाग 1 था। यह परिंदे कहानी निर्मल वर्मा का। जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही साथ यूपीएचएससी फर्स्ट पेपर के लिए चैनल पे प्रैक्टिस सेट डाली जा रही है। लगभग वहाँ पे 25-26 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, और सारे ही प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग उसको भी अवश्य करें। आपको एग्ज़ाम में यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही नहीं, बल्कि जहाँ भी जो भी लोग अगर जीएस संबंधित कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं और जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी लोगों के लिए वह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसको हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।